हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और वो है न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आपको कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है। तो क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, तो पढ़ना आपको डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन किसका, न्यूक्लिक एसिड का। फिर उसमें आपको फिर पढ़ना प्यूरिन एंड पायरीमिडीन बेसेस, ठीक है। ये प्यूरिन और पायरीमिडीन के बारे में पढ़ना है। और आपको इसमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल, ठीक। और आपको इसमें तीसरा पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और ये किसका मॉडल चाहिए, तो इसमें चाहिए वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल एंड देयर फंक्शन, ठीक। ये इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या टॉपिक था, न्यूक्लिक एसिड। क्या था, न्यूक्लिक एसिड। तो आप देखते हैं कि इसका डेफिनेशन पढ़ना है। तो डेफिनेशन क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड आर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक। इतना आप कर देते हैं तब भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमको थोड़ा डेफिनेशन बड़ा करके लिखना रहता है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक। सेल के अंदर, सेल तो आप जानते ही होंगे अब, तो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब किससे बने रहते हैं, तो मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बने होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब मिलते हैं तब क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोसाइड, ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ये जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या बनता है, फिर न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक। अब इनका एक फंक्शन क्या है, बस इतना इसका डेफिनेशन है। दे स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड एनेबल प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोडक्शन। और ये क्या करते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, यानी इनके पास में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बातें, जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो इनके पास में होता है। और इन्हीं की वजह से आप देखते हैं कि कोई बच्चा अपने बाप की तरह दिख रहा है, कोई बच्ची है अपने अब्बू की तरह या अपनी मम्मी की तरह दिख रही है, समझ में आ रहा है। या किसी बच्चे को, किसी के पेरेंट्स को शुगर है तो उसके बच्चे को भी शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक नस्ल से दूसरे नस्ल में ट्रांसफ़र होते हैं, वो होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक। और इनका काम क्या होता है, एनेबल प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक, या उसका कह सकते हैं कि प्रोडक्शन करवाते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में जो कुछ भी है हम उसको सब इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ठीक। तो अब आप लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जब बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो आपके लिए अब ये जानना ज़रूरी हो गया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और वो कैसे बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये कुछ चीज़ों का ग्रुप है, समझ रहे हैं। इसमें कई चीज़ें मिली हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो क्या चीज़ें हैं कि जिससे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो उसमें 3 चीज़ें खास तौर से हैं। एक क्या है, पेंटोज शुगर, ठीक है, ये बीच में जो है वो बीच में रहेगा, ठीक। 3 चीज़ों से मिलके बनता है कंपोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड जो आपने पढ़ा है वो 3 चीज़ों से, खुद न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ से मिलके बनता है, फिर उसकी पूरी चेन बनती है। समझ में आ रही बात, जो न्यूक्लियोटाइड है वो खुद 3 चीज़ों से यानी 3 ग्रुप से मिलके बनता है। 3 मॉलिक्यूल अलग अलग मिलके क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। फिर वो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं, फिर जब वो जुड़ते हैं उनकी पूरी चेन बनती है, तब बनता है न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग डीएनए और आरएनए कहते हैं। अभी पूरी आप डिटेल आप आगे पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आप समझ में आता जाएगा सब। तो इसमें पहली जो चीज़ है वो क्या है, वो पेंटोज शुगर, या इसको आप सिर्फ शुगर भी कह देते हैं। क्या होता है, शुगर या पेंटोज शुगर। अब उसमें 2 तरह के शुगर होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोज और दूसरा होता है राइबोज। आपने सुना होगा डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसी शुगर के बदलने की वजह से वो नाम बदल जाता है, समझ में आ रही बात। तो एक क्या है, डीऑक्सीराइबोज, यानी एक शुगर होता है इसमें जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, और दूसरा शुगर होता है इसमें जिसका नाम है राइबोज। यहाँ पे आपने पढ़ा पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला, ये क्या होता है, एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है इसमें, ठीक। अब इसको राइबोज और इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं, तो
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाल लाल सा जो दिख रहा है इसमें OH है। अगर OH रहता है तो उस शुगर को हम लोग बोलते हैं राइबोज शुगर, और अगर वही O यहाँ से हट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। समझ में आ रही बात, सिर्फ इतना फर्क है। अगर O रहेगा यहाँ पे तो उसको हम लोग बोलेंगे राइबोज शुगर, अगर O नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। तो एक बात समझ में आ गया आपको कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जिन चीज़ों से मिलके बनता है उनमें से एक चीज़ क्या है, पेंटोज शुगर। अब वो दो तरीके के हो सकते हैं, डीएनए के अंदर ये वाला पाया जाता है और आरएनए के अंदर ये वाला शुगर पाया जाता है। ठीक, अब दूसरी जो चीज़ इसके साथ में मिली रहती है वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस। क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब नाइट्रोजनस बेस ये जो मतलब कोई भी डीएनए हो या आरएनए हो उनमें 4 तरह का नाइट्रोजनस बेस आते हैं। ठीक है, कितने तरीके के, 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस आते हैं। आपको इसमें अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, वहाँ आपको अच्छे से दिख जाएगा। उसमें से क्या होता है, गुआनिन, दूसरा है एडिनिन, तीसरा है साइटोसिन, चौथा है थाइमिन और पांचवा है यूरेसिल। अब एक जो भी मतलब मान लीजिए चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें 4 क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस अलग अलग, ये अलग अलग है ना, ये गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 हर एक में क्या है, 4 पाए जाएंगे। अब इसमें 5 हैं ये, तो जो ये यूरेसिल है ये पाया जाता है आपके आरएनए के अंदर, और जो थाइमिन है वो पाया जाता है आपके डीएनए के अंदर। इसका मतलब ये कि गुआनिन, एडिनिन और साइटोसिन ये कॉमन है, ये तीनों जो हैं ये और ये, यानी कि गुआनिन, एडिनिन और साइटोसिन ये तीनों क्या है, डीएनए में भी पाए जाएंगे और आरएनए में पाए जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक है थाइमिन, तो ये थाइमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा। ठीक है, किसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डीएनए के अंदर पाया जाएगा। ओ सॉरी, अब जो ये थाइमिन है, ये तीनों तो कॉमन है। अब ये जो थाइमिन है ये डीएनए के अंदर पाया जाएगा, और ये जो यूरेसिल है वो किस में पाया जाएगा, आरएनए के अंदर। ठीक है, यानी आरएनए के अंदर कौन कौन सा पाया जाएगा, गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और डीएनए के अंदर कौन कौन सा पाया जाएगा, गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन और थाइमिन। होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये फर्क कभी आगे और जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब तीसरी जो चीज़ है, जो न्यूक्लियोटाइड का मतलब कंपोनेंट है जिनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना होता है, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। वो एक ही रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो सिंपल सा है। वो क्या है, पी फॉस्फेट हो गया, और उसके साथ में ये क्या है, चारों तरफ इसके O जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब कहीं पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे OH होता है और कहीं पे देखते हैं सिर्फ O- होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस चार्ज होता है। कि मान लीजिए हमारे सेल के अंदर वाटर भी होता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल ये खींच लेता है अपने पास, इसलिए इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ खींच लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक, तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। तो नाइट्रोजनस बेस आपने देखा, तो एक बार उसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में पूछा है, यानी खासतौर से नाइट्रोजनस बेस के बारे में नहीं बल्कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन के बारे में पूछ रखा है आपके सिलेबस में, तो उसका डेफिनेशन देना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो क्या है, प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन, और ये दोनों जो हैं ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस हैं। प्यूरिन और पायरिमिडीन ये 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो जुड़े रहते हैं किसमें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो उनमें से एक क्या है, प्यूरिन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दे कंटेन्स 2 कार्बो नाइट्रोजन रिंग्स, यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिए। ठीक, वन ऑफ देम इज 6 मेंबर्ड एंड अदर इज 5 मेंबर्ड। कह रहे हैं कि जो प्यूरिन होता है वो 2 रिंग से मिलके बना होता है। ठीक है, तो वो 2 रिंग्स, वन ऑफ देम इज 6 मेंबर्ड, उनमें से एक रिंग ऐसा होता है जो 6 मेंबर होता है। 6 मेंबर आप देखिए कैसे होता है, ऐसे। कितने मेंबर हो गए, 1 2, मेंबर से मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसी को कहा कि 6 मेंबर। अगर ये 5 जगह कार्बन आता है, 5 इसके मतलब कोने बनते हैं, तो समझ लीजिए कि वो 5 वो क्या है, 5 मेंबर या 5th मेंबर्ड है। ठीक है, ये मतलब है इसका। इसके डिफिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो एडिनिन और गुआनिन, यानी प्यूरिन के 2 एग्जाम्पल्स हैं, एडिनिन और गुआनिन। अब दूसरा जो है वो पायरिमिडीन, ये भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो ये क्या है, इट इज़ ए 6 मेंबर कार्बो नाइट्रोजन रिंग। और ये क्या होता है, पायरिमिडीन, ये 6 मेंबर कार्बन
और नाइट्रोजन का मिला हुआ रिंग होता है। जैसे कि आपने देख सकते हैं ये 6 कार्बन है। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन इट कंटेन्स N, और इसके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट है तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ से अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा और एक नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मतलब है इसका फर्स्ट और थर्ड पे क्या होता है, नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस होता है जो न्यूक्लियोटाइड का एक क्या होता है, कंपोनेंट होता है। आपके सिलेबस में पूछा है कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का तो आप समझ ही चुके हैं तकरीबन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका शुगर हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये शुगर आपका पेंटोस शुगर हो गया, इधर आपके जुड़ जाता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, और इधर जुड़ जाता है आपका फॉस्फेट। समझ में आ रही बात, ये एग्जांपल समझिए आप। अगर जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने जैसा बताया कि न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो जब ये तीनों जुड़ते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर सिर्फ क्या कहते हैं, शुगर आपका पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन जुड़े हुए हों, सिर्फ पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन जुड़े हुए हों तो, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप न जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं आपका ये पेंटोस शुगर है और इसके साथ में एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड, एक एग्जाम्पल है। और इसमें जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है, पायरीमिडीन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पायरीमिडीन न्यूक्लियोसाइड, ठीक। और एक एग्जांपल ये भी है, ये आपका क्या हो गया, शुगर हो गया, पेंटोस शुगर, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रोजन क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन का एक नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। तो आपको न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया होगा, यानी कि पेंटोस शुगर के साथ में सिर्फ अगर पेंटोस शुगर के साथ में अगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस में से कोई जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्यूरिन में से हो चाहे पायरीमिडीन में से, किसी में से कोई भी अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर उसी के साथ में मान लीजिए ये न्यूक्लियोसाइड हो गया और यहीं से अगर हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दें तो ये हो जाता है आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो आपका ये स्ट्रक्चर देख लीजिए सही से, क्योंकि न्यूक्लियोस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पूछा है, तो न्यूक्लियोसाइड आपके समझ में आ गया होगा कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और उसी न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक। इसमें डेफिनेशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो इट इज़ मेड अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये बना होता है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन की वजह से, कॉम्बिनेशन से बाई ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के जरिए से। यानी ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में जुड़े होते हैं किसके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। जैसा कि आप ये देखिए, ये आपका क्या है, पेंटोस शुगर है, ठीक, ये शुगर हो गया और ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, और यहाँ पे ये जो इसका जो बॉन्ड बना है वो बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही, यहाँ पे भी OH था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, O और H था, और यहाँ पे क्या था, इसके साथ में H था। तो ये OH और ये मिले तो ये क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप जितना पीछे देखते आ रहे हैं ना, सब में वही सिस्टम है। और इसमें भी क्या है, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो भी क्या होता है, और जब ये फॉस्फेट के साथ मिलता है ये पेंटोस शुगर जब फॉस्फेट के साथ में मिलता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। चूंकि ये फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे भी सेम वही जो यहाँ पे हो रहा था, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें CH2 और यहाँ पे OH और भी रहता है। समझ में आ रही बात, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, CH2 और OH और रहता है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है लेकिन ये सब है यहाँ पे। तो इसके साथ में ये जुड़ता है तो यहाँ से OH निकल जाता है, इधर से O इसका निकल जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है,
न्यूक्लियोसाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियोटाइड भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। तो न्यूक्लियोसाइड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। आप न्यूक्लियोसाइड में भी ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बने हैं। तो ये इतना जो है ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड और ये फॉस्फेट, तो ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। आप ये भी कह सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, यानी न्यूक्लियोटाइड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो पेंटोज शुगर और क्या है? नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बने रहते हैं। समझ में आ गई आपको बात? तो ये देख लीजिए कैसे जुड़े हुए हैं सब, आपको मेरे हिसाब से अब तक समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका जो एक टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पूछा है। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। तो अब आपने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सारी चीज़ें देख ली आपने। अब जो डीएनए बनता है, ये न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। तो डीएनए बनता है वो कैसे बनता है? जब न्यूक्लियोटाइड आप समझ चुके हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं तब क्या बनता है? डीएनए बनता है। अब देखिए कैसे जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो कैसे जुड़ते हैं? देखिए, तो दो तरीके से दो बॉन्ड बनते हैं। ये आपने देखा होगा कि ये पूरा न्यूक्लियो क्या है? टाइड है। ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसमें दो तरीके से बॉन्डिंग होती है। अब देखिए कैसे होती है दो तरीके से बॉन्डिंग। एक आपका ये पूरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब ये जो फॉस्फेट है ये नीचे वाले भी उससे भी जुड़ा रहता है शुगर से, और फिर ऊपर भी एक शुगर से क्या होता है? ये जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक, ये एक क्या है? ये जो फॉस्फेट है ये यहाँ से इसके साथ में भी जुड़ा हुआ है, और फिर ये ऊपर वाला इधर से एक दूसरे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर ये यहाँ से नीचे इसके साथ जुड़ेगा। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर इसके साथ में ये ऊपर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है, फिर यहाँ से इसके साथ में जुड़ा हुआ है, फिर ये दूसरे ऊपर न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है। तो ये फॉस्फेट ही क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन करता है? फॉस्फेट। समझ में आ रही बात? ये क्या है? ये सब फॉस्फेट ग्रुप है आपके। तो न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ के क्या करते हैं? लंबी चेन बनाते हैं। ठीक, अब ये एक चेन बन गई, तो ये एक चेन जो होती है वो समझिए वो आरएनए होता है। अगर सिंगल चेन है, ये सिंगल एक चेन बन गई तो वो होता है आरएनए। और वही जब डबल होता है वो क्या होता है? डबल होके आता है तो वो हो जाता है डीएनए। अब डीएनए में क्या होता है कि इसका जो अब ये एक लाइन इधर से हो गई, एक चेन इधर से बन गई, इसी चेन को जब उल्टा करके इधर से लाते हैं। समझ में आ रही बात? यही जो चेन है ये सीधा है, इसमें जो आपका मान लीजिए ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये ऊपर है, और उसी को जब उल्टा कर देते हैं ये ऑक्सीजन आपका नीचे आ जाता है। समझ में आ रही बात? इसके साथ में नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ा रहता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये भी आपस में जुड़ जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है वो भी आपस में यहाँ पे इनका बॉन्ड बनता है। समझ में आ रही बात? तब ये क्या बनता है? आपका पूरा डीएनए बनता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये शुरू हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डैश। क्या बोलते हैं? 3 डैश। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये शुरू होके जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डैश, और यहाँ ऊपर इसको बोलते हैं 5 डैश। ठीक, और फिर ये उल्टा होके आ रहा है ना, इसी को समझिए उल्टा कर दिया, लटका दिया ऐसे। ये ऐसे था, इसको ऐसे लटका दिया। समझ में आ रही बात? ये पेन ऐसे है, इसको ऐसे लटका दिया, तो अब ये 3 यहाँ पे ये ऊपर आ जाता है, इसको बोलते हैं 3 डैश, और ये नीचे आ जाता है जिसको बोलते हैं 5 डैश, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक, अब आपने देखा कि नाइट्रोजनस बेस अलग अलग तरीके के होते हैं। तो एक चीज़ इसमें ये मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस कब आता है। तो मैंने आपको बताया कि 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर होते हैं, और 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस आरएनए के अंदर होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ एक में होता है, जो थाइमीन होता है तो वो डीएनए के अंदर थाइमीन आता है। टी की जगह, टी का मतलब थाइमीन, तो डीएनए के अंदर क्या आता है? थाइमीन आता है, और आरएनए के अंदर यूरेसिल आता है। समझ में? अगर मान लीजिए ये यहाँ पे हमने यू कर दिया, टी की जगह पे यू लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। और आरएनए में सिर्फ एक चेन रहता है, मान लीजिए नीला वाला सिर्फ रहेगा ये, तो ये आरएनए है। समझ में आ रही बात? और आरएनए में
टी की जगह पे जहाँ जहाँ पे इसमें टी है वहाँ पे यू आएगा तो वो आरएनए होता है, और जहाँ जहाँ पे और उसी को अगर हम टी कर देते हैं तो वो डीएनए में आता है। और ये बात भी ध्यान रखिए कि डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स होते हैं और आरएनए के अंदर सिंगल हेलिक्स होते हैं। अब इसका ये देखिए कि ये कैसे आते हैं, इनका क्या सीक्वेंस है, समझ में आ रही। ये नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है ये बड़ा मतलब मैटर करता है, तो आप ये ध्यान रखिए। पहले इधर आएगा, ऊपर से अगर देखते हैं यहाँ से तो इसको याद रखिए। तो क्या है, ए जो है ये किसके साथ में, यानी ए का मतलब ये है कि एक नाइट्रोजनस बेस है, ये ए का किसके साथ ग्रुप बनता है, बॉन्डिंग होती है टी के साथ। और जी का किसके साथ बनता है, जी मतलब गुआनिन, तो जी किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ। और फिर टी, अब यही है, यही 4 हो गए ना, कितने हो गए, ये 4 आपके नाइट्रोजनस बेस हो गए। ई ए जो है वो टी के साथ बनाता है, जैसे ए इसके साथ बना रहा है टी, यानी इधर वाले चैन में से जो ए है वो उधर वाले चैन के थाइमीन के साथ, यानी ये एडिनिन थाइमीन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। इधर वाला जो गुआनिन है वो उधर वाले साइटोसिन के साथ वो बनाएगा। फिर इसी को उल्टा करके आप बना दीजिए। अब यहाँ पे ए था और इधर टी था, तो इस टी को इधर पहले ला दीजिए, ए को इधर बाद में ला दीजिए। यहाँ पे जी था तो इस जी को उधर कर दीजिए, और सी इधर था तो इस सी को इधर कर दीजिए। बस ये आप 1-2 बार देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इसका स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए पूछता है, बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे नहीं बनाएंगे सेम, ऐसे जैसे हम लोग बना देते हैं सेम ऐसे नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है, इसमें फ़र्क दिख रहा है। अब इसको देखिए, और मैं दूसरा बना रहा हूँ, इसको देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये जो दूरी है ना, इसमें थोड़ा डिस्टेंस इसका देखना पड़ता है। आप देखिए कि ये वाला डिस्टेंस क्या कम है, ये वाला फिर डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको बनाते वक्त ध्यान रखना है। अब ये देखिए दोनों बराबर सा दिख रहा है, तो ऐसे नहीं करना है, बल्कि ऐसे बनाइए, इसको थोड़ा सा दूर ले जाइए। अब यहाँ से लिया, अब ये यहाँ से लिया, फिर ये, फिर यहाँ से लिया, फिर ये। समझ में आ रही है बात। अब ये देखिए, ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक, अब इसमें आप इसको ऐसे ये 4 बॉन्ड्स बना दीजिए। कैसे बनाना है, तो आप ये याद रखिएगा, ए टी हो गया और जी सी। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, टी ए और सी इधर है तो इसको सी और यहाँ पे जी। फिर यहाँ पे आप बना दीजिए 4 बॉन्ड्स ऐसे ही, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे टी ए, ठीक, सी जी, फिर अब यहाँ पे ए टी, अब यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी कर दीजिए और सी इधर कर दिए। तो इस तरीके से आप क्या करिए, पूरा बनाते चले जाएंगे, 2-4 वो कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, क्या है फंक्शन डीएनए के। तो आपको मालूम है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करने का काम है, क्या करता है, मदर से चाइल्ड तक ये क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इट मेक्स इट्स कॉपी ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब सेल का डिवीज़न होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तब रेप्लिकेशन का काम करता है। रेप्लिकेशन मतलब अपनी एक कॉपी बनाता है। समझ में आ रही बात। ऐसा नहीं कि खुद मान लीजिए 2 सेल बन रहे हैं, तो अब एक उधर चला गया तो इसमें तो कुछ डीएनए रहेगा ही नहीं, तो अपनी एक कॉपी बनाता है वो। तो एक कॉपी इधर रहती है, दूसरी उधर चली जाती है, तो होता है रेप्लिकेशन। तीसरा क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, व्हेन आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए होता है वो डीएनए से ही बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक। तीसरा इसका फंक्शन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट। आपने कई मरतबा सुना होगा, मान लीजिए कहीं पे रेप हो गया या कहीं पे चोरी हो गई, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया और वहाँ पे कुछ मटेरियल से मिल रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि मान लीजिए किसी का ब्लड मिला, या कहीं पे अगर किसी के साथ रेप हुआ है मान लीजिए सपोज दैट, तो वहाँ पे किसी का सीमन मिल रहा है जिसको मनी वगैरह बोलते हैं। तो अब उसको क्या किया जाता है, फिंगरप्रिंट का मतलब ये है यहाँ पे कि उसका डीएनए लिया जाता है और फिर चेक किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, उसको चेक किया जाता है कि ये किसका है। तो आपको किसी पे डाउट है अगर, तो फिर उस आदमी का फिर आप डीएनए लेते हैं और जो चीज़ वहाँ पे आपको मिली है, मान लीजिए ब्लड मिला है या कुछ और इस टाइप की चीज़ मिली है, या किसी का मान लीजिए वहाँ पे कोई हाथ कट के मिला हुआ है, कुछ भी मिल रहा है उसका, तो उसका डीएनए लेते हैं और जिस आदमी पे आपको शक है, डाउट है, उसका डीएनए लेके मैच करते हैं। अगर मैच हो जाता है इसका मतलब यही आदमी है जो कि हम लोग जिस पे शक कर रहे हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं आरएनए को। तो आरएनए को मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरएनए। तो आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर जो आरएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर होता है वो क्या होता है,
राइबोज होता है, यानी उसके अंदर ओ मौजूद होता है। समझ में आ रही बात? उसके अंदर ओ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और डीएनए के अंदर ओ नहीं होता है, बल्कि वो डीऑक्सी इसलिए बोलते हैं हम लोग। ओ इसमें क्या होता है, OH होता है पेंटोज शुगर के अंदर, और इसमें क्या होता है, नहीं होता है। और दूसरा इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसके अंदर जो क्या कहते हैं नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं, तो इसके अंदर 3 तो सेम रहते हैं, जैसे कि गुआनिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों तो दोनों में सेम रहते हैं। अब चौथा जो होता है थायमिन, तो डीएनए के अंदर थायमिन नाइट्रोजनस बेस होता है, और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है यूरेसिल। ठीक, तो ये 2 मेन इसके फ़र्क हैं। और तीसरा फ़र्क ये है कि ये डबल हेलिक्स होता है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो एक इसका फंक्शन क्या है, mRNA होता है। आरएनए कई तरीके के होते हैं, तो उसी के हिसाब से उसका फंक्शन भी है। तो mRNA होता है एक, इट टेक्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, आरएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो उसको लेता है और प्रोटीन सिंथेसिस को लाके जब प्रोटीन बनता है तो वहाँ पे पहुँचा देता है, तो वो mRNA होता है। प्रोटीन यानी कि ये प्रोटीन बनने में काम करता है। दूसरा क्या है, tRNA, इसको ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, ट्रांसफ़र करने का काम है। इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू द कोड्स इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA। ये कह रहे हैं कि जो mRNA का इन्फॉर्मेशन होता है जो कोड के फॉर्म में होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे mRNA जो कोड है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखा हुआ है, और अमाइनो एसिड इधर उधर आपकी बॉडी में इधर उधर कहीं बिखरे हुए हैं, तो उन सबको ला के इनसे मिला देता है, ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, tRNA क्या करता है, अमाइनो एसिड को ला के इसके साथ मिला देता है। ठीक, तो ये इसका एक फंक्शन हो गया, और बहुत डिटेल, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को। तीसरा क्या है, आरएनए, जिसको राइबोज आरएनए भी बोलते हैं। तो ये क्या है, तो इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन जो बनता है हमारी बॉडी के अंदर, ये बनता ही रहता है प्रोटीन हमेशा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या कहते हैं, राइबोज आरएनए का बहुत बड़ा, यही समझ लीजिए मेन आदमी है जो प्रोटीन बनाता है। मेन फंक्शन कौन करता है प्रोटीन बनाने का, वो होता है राइबोज आरएनए। तो ये 5वां जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है और बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है। अगर कोई बातें ज़्यादा होंगी तो वो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आप अगर लाइक देते हैं, अगर आप लाइक करते हैं हमारी वीडियोस को, तो हमको एनर्जी मिलती है और वीडियोस बनाने का मन करता है। हमारी कोशिश कैसी लग रही है आपको कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।